हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो धैर्य द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और टेस्ट नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत हम लोग पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन जो पेपर फर्स्ट है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 भिन्न रूप सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया है। उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अगर हम बात करें तो ये फ्रांस के संविधान से नहीं बल्कि इसे रूस के संविधान से लिया गया है। रूस का संविधान जो आपका 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति जो है रूसी क्रांति से लिया गया, ठीक है, न कि फ्रांसीसी क्रांति से। 1917 रूसी क्रांति से लिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का सिद्धांत। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था का है? कूट के माध्यम से सही आंसर का चयन करना है। दोहरी कार्यकारिणी, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, शक्तियों का विभेद। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है कि कौन सी विशेषता जो है संसदीय शासन व्यवस्था की है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। दोहरी कार्यप्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक एकरूपता, ये सभी जो विशेषताएं हैं संसदीय शासन की व्यवस्था है, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम लोग देखें, दोहरी कार्यप्रणाली हो गया बहुमत के दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, शक्तियों का सम्मिश्रण, यह सभी जो है संसदीय शासन की व्यवस्था है। जबकि अगर एकल संविधान या एकल शासन की व्यवस्था देखें, जहाँ पे राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय शासन होता है, उसमें आपका जो होता है वो एकल कार्यकारिणी होती है, एकल सदस्यता, राष्ट्रपति का नियंत्रण, निचले सदन का विघटन न होना या फिर शक्तियों का विभेद, यह सभी जो है राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान निर्माताओं ने संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया है। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में भी अभिवृद्धि होगी। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, दोनों विकल्प सही है और आर की सही व्याख्या करता है, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 249 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकार संसद को दे सकता है और जो एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए ही लागू रहेगा। राज्यसभा द्वारा किसी विषय के संबंध में जो अधिकतम 5 बार ही ऐसा प्रस्ताव पास किया जा सकता है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ये जो क्राइटेरिया दिया गया है 5 बार, यह नहीं है, ठीक है। राज्यसभा जो है ऐसा प्रस्ताव जितनी बार चाहे उतनी बार वो पास कर सकता है, लेकिन यह प्रस्ताव पारित होने के बाद जो लागू रहेगा अधिकतम 1 वर्ष के लिए लागू रहेगा और इसे असीमित काल के लिए लागू किया जा सकता है बार बार प्रस्ताव पास करके, ठीक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंकरी प्रसाद के 1951 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति में संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति शामिल नहीं है। गोलकनाथवाद 1967, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों को कम करने या छीनने के लिए कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। दोनों विकल्प गलत है, यह दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए शंकरी प्रसादवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि ये जो संसद है वो अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार अर्थात भाग 3 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको कम या कर सकता है या छीन सकता है। यह किसमें कहा था? शंकरी प्रसादवाद में। गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार जो है एक पवित्र अधिकार है और इन्हें की संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन इसमें नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किन किन में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। केरल, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा, सिक्किम, इन सभी राज्यों की लोकसभा में स्थानों का आरक्षण नहीं किया गया। और यह प्रावधान जो है कब किया गया था? यह प्रावधान परिसीमन 2008 के अकॉर्डिंग किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, सिक्किम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ठीक है, तो ये चारों जो है आपके सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। निम्नलिखित में से शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में किया गया है। आपको बताना है किसके शपथ का उल्लेख किया गया है। संघ के मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3। 1, 2, 3 भारत के राष्ट्रपति के शपथ का जो उल्लेख है अनुच्छेद 60 में किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 16 सब क्लॉज फर्स्ट, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 3, राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 4, पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 6, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्ति में आरक्षण। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बी जो है यह गलत है। ठीक, अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई प्रावधान नहीं किया गया है, परंतु समय समय पर भारत में विभिन्न सरकारों में उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। इन्हें कालक्रम से आपको लगाना है। वाई चौहान, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, देवीलाल। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो भारत के पहले जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके बाद जो है मोरारजी देसाई दूसरे जो है उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। चौधरी चरण सिंह जो है इस मामले में तीसरे नंबर पे हैं जिन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो वाई चौहान जो है ये आ जाएंगे आपके चौथे नंबर पे और देवीलाल जो है 5वें नंबर पे। ठीक है, पहले नंबर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 मई 1993 को लागू किया गया था। इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। कौन सा विकल्प इसका जो है सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 मई 1993 नहीं बल्कि 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ठीक है, 1993 को लागू किया गया था। और इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला जो राज्य था वो राजस्थान नहीं था बल्कि मध्य प्रदेश था। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य था जिसके द्वारा जो है अभिपालन करने के लिए विधानमंडल ने पंचायती राज अधिनियम 1993 को अधिनियमित किया और 1994 में पंचायती चुनाव का आयोजन करवाया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1947 में भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर किसने कहा था कि विभाजन को मंजूर करना कांग्रेस की राजनीतिक असफलता थी? खान बहादुर, गफ्फार खां, गोविंद बल्लभ पंत, अबुल कलाम आज़ाद या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो वर्डक्ट है या कह सकते हैं कि यह जो कटाक्ष है या अबुल कलाम आज़ाद द्वारा कहा गया था कि भारत का विभाजन या विभाजन को मंजूर करना कांग्रेस की राजनीति असफलता थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व मुंबई में हुए अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान गांधी जी ने क्या कहा था? सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ें और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से मना कर दें। छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से मना कर दे। इसे यह कहा गया था राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करे। या 2 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें क्या कहा था? सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़े। इसमें यह कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करें। और इसमें यह कहा गया था कि छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब वह यह पूर्ण विश्वास होने की आज़ादी मिलने तक जो है इस पर डटे रहेंगे। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी और बदायूनी ने किया था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल द्वारा किया गया था अनवारे सुहेली के नाम से। भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद टोडरमल ने किया था और राज तरंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
राजतरंगड़ी का फारसी भाषा में जो अनुवाद है मोहम्मद साहबानी ने किया था। ठीक है, राजतरंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी द्वारा नहीं बल्कि मोहम्मद साहबादी द्वारा किया गया था। अगर बात करें फैजी की तो इसने लीलावती और नल दमयंती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। लीलावती जो कि एक गणित की पुस्तक थी, ठीक है, और नल दमयंती, इन दोनों का जो है फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी को औपचारिक मान्यता दी गई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना युवा वर्गों को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के उद्देश्य से किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही और आरे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, और इसे जो मान्यता दिया गया था, पटना में जो अधिवेशन हुआ था, पटना में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी, वहीं पे जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का मान्यता दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। पूना पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी द्वारा 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए और यह गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। 24 सितंबर को पूना समझौते के बाद गांधी जी ने तुरंत अपना अनशन तोड़ दिया। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। गांधी जी द्वारा तुरंत अनशन नहीं तोड़ा गया था, बल्कि 2 दिन बाद तोड़ा गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 26 सितंबर। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। अशफाकुल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। अक्टूबर 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दिल्ली में। मास्टर सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है गलत है। इसकी जो स्थापना की गई थी यह अक्टूबर नहीं बल्कि कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी आपकी सितंबर 1928 में। सितंबर 1928 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। 1944 में प्रस्तुत शिक्षा की सर्जेंट योजना में कौन सा प्रावधान शामिल किया गया था? इसमें प्रारंभिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाने की बात की गई थी। इस योजना के अंतर्गत उत्तर माध्यमिक की श्रेणी समाप्त करने की बात की गई थी। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था थी। उच्च विद्यालय 2 प्रकार की हो, जैसे एक जो है वो विद्या विषयक हो और दूसरा व्यवसायी विषयक। यह भी प्रावधान जो है इसमें किया गया था। तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है सार्जेंट योजना के बारे में सही है, जो 1944 में आया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा किया गया था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प। बंगाल गजट जो है इसका प्रकाशन हुआ था 1780 में, और उदंत मार्तंड जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, इसका जो प्रकाशन किया गया था यह हुआ था आपका 1826 में, और इसका जो प्रकाशन है वो किया गया था कोलकाता से। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ वेद दिए गए हैं और उनके उपवेद दिए गए हैं, उससे आपको सम्मिलित करना है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद के उपवेद की अगर हम बात करें, इसका उपवेद है आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गांधार वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है आपका धनुर्वेद, और शिल्पवेद जो है वह अथर्ववेद का उपवेद है। सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन बी 4, 3, 1, 2। मौर्य प्रशासन के संबंध में से अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से प्रत्येक तीर्थ एक अलग विभाग का उत्तरदायित्व संभालता था। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? कुछ तीर्थ दिए गए और विभाग। समाहर्ता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशासता राजकीय कागजातों का सुरक्षित रखना वाला प्रधान अधिकारी होता था। कर्मांतिक या उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, दंडपाल सेना के सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाहर्ता। बात करिए अगर समाहर्ता की, समाहर्ता जो था वो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी समाहर्ता होता था। राजकीय कोषाध्यक्ष का जो अधिकारी है वो सन्निधाता होता था। ठीक है, सन्निधाता राजकोष का अधिकारी होता था। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। मथुरा कला शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली की मूर्तियों के निर्माण काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस कला में
इस कला शैली में बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसमें काले स्टोनी पत्थर का प्रयोग नहीं बल्कि लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का। और बुद्ध की जो पहली मूर्ति का निर्माण किया गया था वह मथुरा शैली के अंतर्गत ही किया गया था। और मथुरा शैली जिसका विकास जो है कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में इस शैली का विकास हुआ था और इसमें बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया था। और इसके अंतर्गत बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया था। और इसमें जो मूर्तियां हैं वह लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। दूसरा सही है, पहला गलत। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? वह भारत के धन संपदा को लूटकर अपने मध्य एशियाई सैन्य अभियान के लिए पर्याप्त धन एकत्रित करना चाहता था। वह पड़ोस के हिंदी राज्य को नष्ट करके उसे लंबे समय से चली आ रही शत्रुता स्थायी समाधान चाहता था। भारत में अपने राज्य का स्थापना या फिर इस्लाम का प्रसार। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1, 2, 4। भारत में यह राज्य की स्थापना इसका कोई उद्देश्य नहीं था। बाकी तीनों विकल्प जो है वो आपके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिक में समान आवेश वाले प्रोटॉन कणों के मौजूद होने के बावजूद वह अस्थायी होता है। नाभिकीय बल प्रोटॉन के प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही आ रही है, सही व्याख्या करते हैं। नाभिक में जो बल होता है, नाभिकीय बल जो होता है वह प्रोटॉनों के प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है, जो कि जिस वजह से जो है यह इन्हें कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, इसका वजह क्या है? भाप की गुप्त ऊष्मा का मान जो है कम होता है, जल की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक, भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है, या फिर दोनों की गुप्त ऊष्मा का मान बराबर होता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है, जिस कारण भाप से जलने पर जो है जल से जलने की तुलना में ज़्यादा कष्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का मान कितना होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का मान होता है 9.46 × 10⁻15। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है? इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोएन्सेफिलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफिलोग्राफ, डीप सर्किल या फिर इलेक्ट्रोस्कोप। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये जो है इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें पूछा है कि कौन सा जो है विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है, जबकि इलेक्ट्रोमीटर जो है यह विद्युत आवेश या विभवांतर माप करने वाला उपकरण है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाश के निम्नलिखित में से किस एक गुण की व्याख्या उसकी प्रकृति को तरंग मानकर नहीं किया जा सकता है? व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फिर परावर्तन। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी हो जाएगा। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? अपसरण, वाष्पन, शीतलन, उष्ण वायु प्रतिस्थापन या फिर परासरण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। डेजर्ट कूलर द्वारा जो शीतलन होता है वह वाष्पन शीतलन द्वारा होता है। ठीक है, वाष्पन शीतलन द्वारा होता है, जिसे हम लोग अगर बात करें तो इसे वाष्पीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके द्वारा जो है शीतलन होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित तीनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बेकेलाइट, यह एक थर्मोप्लास्टिक है, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़, टीएनजी नोबल तेल है, और रेयान संश्लेषित रेशा। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बेकेलाइट। बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक नहीं, इसकी अगर हम बात करें तो यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, न कि थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, यह क्या है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित कीजिए। नौसादर, नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? नौसादर का रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोलिन, नाइट्रोलिन का जो रासायनिक नाम है वह कैल्शियम साइनाइड होता है, कैल्शियम साइनाइड। चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर को सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है, सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है, और सोडा को पोटेशियम नाइट्रेट। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 4, 2, 1, ऑप्शन बी 3, 4, 2, 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है? एस्पिरिन, यूरोट्रोपिन, एलएसडी या फिर क्लोरेटिन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एलएसडी। यह जो है भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन वाटर गैस का प्रमुख घटक है? वाटर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन।
यह वाटर गैस का प्रमुख घटक है। मीथेन और इथेन की बात करें, यह सीएनजी का प्रमुख घटक है। ठीक है, यह सीएनजी का प्रमुख घटक है। ब्यूटेन और प्रोपेन की अगर हम बात करें तो यह जो है आपके एलपीजी, एक सेकेंड, देखिए मीथेन और इथेन की अगर हम बात करें, यह जो है आपके सीएनजी का प्रमुख घटक है। ब्यूटेन और प्रोपेन जो है यह आपके एलपीजी का प्रमुख घटक है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह आपके वाटर गैस का प्रमुख घटक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, इसकी अगर हम बात करें तो यह प्रोड्यूसर गैस इसका निर्माण होता है। ठीक है, यह प्रोड्यूसर गैस का मुख्य घटक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। वाटर गैस पूछा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। सिराओं की अगर हम बात करें, सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है? कांस रोग, एडिसन, कूशिंग या फिर विरिलिज्म? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एडिसन रोग में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता पीएच का नियंत्रण करता है? या कृत, त्वचा, फेफड़ा या फिर वृकक? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वृकक। ठीक है, अर्थात किडनी जो है, इस किडनी की अगर हम बात करें तो यह हाइड्रोजन, रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को नियंत्रित करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। कुछ आवश्यक दशाओं में राज्य विधानमंडलों को भी संविधान में संशोधन का अधिकार दिया गया है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। किसी भी कंडीशन में राज्य विधानमंडल जो है संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है, ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मूल संविधान में राजनीतिक दलों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता का उपबंध किया गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ करके राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन जो 1955 में हुआ था, इसके द्वारा जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी सर्वोच्च मंत्रिमंडल का है? राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिमंडल किसने कहा था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, के संथानम ने जो है इसे सर्वोच्च मंत्रिमंडल कहा था, राष्ट्रीय विकास परिषद को। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति इस परिषद का पदेनाध्यक्ष होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसका जो पदेनाध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। पदेनाध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, न कि राष्ट्रपति। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। सल्तनत काल में प्रांतों को विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर जिले या शिक की स्थापना सबसे पहले किस शासक या किस सुल्तान द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान बनबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी स्थापना जो है सर्वप्रथम बलबन द्वारा की गई थी, बलबन द्वारा। निम्नलिखित में से भारत के कौन से ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं कम से कम 3 प्रदेशों के सीमाओं को स्पर्श करती है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी विकल्प आपके सही हैं। जिसमें से अगर बात करें लद्दाख जो है यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश जो है यह चाइना, म्यांमार और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यह बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम की अगर हम बात करें, सिक्किम जो है यह अपनी सीमा नेपाल, चीन और भूटान के साथ लगाता है। नेपाल, चीन और भूटान के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सभी विकल्प आपके सभी, ये सभी राज्य जो है कम से कम 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस नगर को कोचीन का जुड़वा नगर कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एर्नाकुलम। इसको जो है कोचीन का जुड़वा नगर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों संकुलों की कुल संख्या है 9 और इन 9 महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 21.8% भाग निवास करता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला सही है, दूसरा गलत है। अगर इसमें जनसंख्या की बात करें, इन 9 महानगरों में भारत की कुल जनसंख्या का 23.8% जनसंख्या जो है निवास करती है इन महानगरों में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला सही है, दूसरा गलत है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तर में ताप्ती के मुहाने से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई है 1300 मीटर और यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 4 1 2 4 1 2 4। ठीक, 1 2 4 1 2 4 हो जाएगा। तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी जो औसत ऊंचाई हो 1300 नहीं बल्कि 1200 मीटर है। ठीक है, 1200 मीटर। तो तीसरा गलत है, बाकी अन्य जो विकल्प है वो सभी सही नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मूर्खा घाटी यह है आपके लद्दाख में, जुंकू घाटी नागालैंड में, सांगला घाटी है उत्तराखंड में और युथांग घाटी है सिक्किम में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांगला घाटी उत्तराखंड नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? सांगला घाटी है हिमाचल प्रदेश में। अन्य विकल्प आपके सही है, मूर्खा घाटी लद्दाख में, जुंकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और युथांग घाटी सिक्किम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को 20 फरवरी 2014 को मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत अगले एक दशक में 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनावरण का लक्ष्य रखा गया था। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि इसके तहत जो है एक दशक में 2 करोड़ नहीं बल्कि 1 करोड़ वृक्षावरण करने की बात की गई थी। ठीक है, 1 करोड़ है न कि 2 करोड़। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। कौन से कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। पृथ्वी की आकृति, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता या फिर पृथ्वी का परिभ्रमण। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी विकल्प जो है आपके सही हो जाएंगे, अर्थात ये सभी कारक जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो इसमें पृथ्वी की आकृति हो गई, पृथ्वी का जो परिभ्रमण गति हो गया, वायुदाब, वाष्पीकरण, ताप में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, हिम का पिघलना और जो हवाएं होती हैं, प्रचलित पवनें हैं, ये सभी जो है महत्वपूर्ण योगदान देती हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में। ठीक है, लेकिन पृथ्वी का जो परिक्रमण गति है इसका इसमें योगदान नहीं होता। याद रखिएगा, परिभ्रमण और परिक्रमण इन दोनों में जो है क्या है, बहुत अंतर होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, परिभ्रमण मतलब जो है ये पृथ्वी जो अपनी धुरी पर अपना चक्कर लगाती है और परिक्रमण जो होता है मतलब सूर्य का जो चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये चारों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। रॉटरडम, रॉटरडम किस बंदरगाह, रॉटरडम जो है किस नदी के तट पर स्थित है? रॉटरडम की अगर हम बात करें यह जो राइन नदी के तट पर स्थित है। हैम्बर्ग, हैम्बर्ग जो है यह आपके एल्ब नदी के तट पर है। बुडापेस्ट जो है यह आपके डेन्यूब नदी के तट पे है और बैंकॉक जो है चाओ फ्राया नदी के तट पे है। चाओ फ्राया नदी को मेनाम नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे जो है मेनाम नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन सी 4 3 2 1। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनमें नमी और आर्द्रता की मात्रा कम होती जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, पहला गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। क्यों? इसमें कह रहा है कि ये जैसे जैसे जो है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 15 से 30 डिग्री तक पाई जाती हैं तो सही है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाई जाती है, जो कि गलत है। जो मरुस्थल हैं 15 से 30 डिग्री के बीच में जो पाए जाते हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई महाद्वीप है। ठीक, तो यह इसका पश्चिमी किनारा हो गया, इसका पूर्वी किनारा हो गया। जो पवनें हैं जैसे व्यापारिक पवन वगैरह हो गई, ये जब प्रवाहित होती हैं तो इस तरह से प्रवाहित होती है पूर्व से पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो इनमें जो आर्द्रता होती है वो पूर्व दिशा में वर्षा करने में समाप्त हो जाती है और जब तक ये पश्चिम में पहुंचती हैं यहाँ पे क्या होता है, इसकी आर्द्रता में कम हो जाती है, आर्द्रता इसमें कम हो जाता है, जिस कारण इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। और इधर जो जलधाराएँ चलती हैं ये भी ठंडी जलधाराएँ चलती हैं, जो यहाँ पे जो है वर्षा की जो दशाएँ हैं वह उत्पन्न नहीं करती हैं। इस वजह से जो है जो मरुस्थल पाए जाते हैं वह महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाया जाता है, इस क्षेत्र में। ठीक है, न कि पूर्वी किनारे में। तो पहला सही गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही है।
इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही। स्टॉकहोम समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर पहला प्रयास था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था। इस सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। इस सम्मेलन में पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए 25 सूत्री घोषणा पत्र को तैयार किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी विकल्प जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विटामिन में से किन किन का आंत के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण होता है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत आपका विटामिन B6 आ जाएगा, विटामिन B12 और विटामिन H अर्थात बायोटीन। इन तीनों का जो संश्लेषण है वह आंत की बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, तो 1 2 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। उपकला उत्तक छत उत्तकों पर शीघ्रतापूर्वक पुनरुत्पादित होकर के घाव को भरने में सहायता करती है। उपकला कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। लार भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। लार में माल्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, लार भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि लार में जो है एक अम्ल पाया जाता है जो इससे बैक्टीरियाओं को समाप्त कर देता है। बाकी अगर मल्टेज की बात करें या माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही है लेकिन अलग अलग सही है। लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लाइकेन कवक तथा शैवाल के परस्पर सहयोग से बने सजीवी पादप है। लाइकेन के कवक घटक को माइको बाइंड और शैवाल घटक को फाइको बाइंड कहा जाता है। लाइकेन उपोष्ण कटिबंधीय वनों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लाइकेन में चट्टानों का क्षरण करके खनिजों को अलग करने की क्षमता होती है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। लाइकेन उपोष्ण कटिबंधीय वन में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, आपका गलत है। लाइकेन की अगर हम बात करें तो यह उपोष्ण कटिबंधीय नहीं बल्कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मुख्य रूप से ज़्यादा पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। लाइकेन जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की 42वीं बैठक में इसरो ने 21 वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? 45, 30, 52 या फिर 35? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2030 तक। और इसकी घोषणा जो है इसरो के जो प्रमुख सोमनाथ हैं इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जापान को पीछे छोड़कर जो है भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है सौर ऊर्जा के उत्पादन में। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एंटीनोमीटर सौर विकिरण, इससे मापा जाता है। एटमोमीटर द्वारा वाष्पीकरण, बोलोमीटर द्वारा ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरणों का जो संसूचक होता है यह, एनीमोमीटर द्वारा पौधों की वृद्धि। कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है आपका सही है। एनीमोमीटर की अगर हम बात करें तो यह वायु के वेग को जो है एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है और पौधों में वृद्धि को क्रेस्कोग्राफ द्वारा मापा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पलायन वेग कितना बढ़ाना पड़ेगा कि वह पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे देखिए, पलायन वेग जो है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो पिंड का द्रव्यमान दोगुना करने पर भी उसका पलायन वेग जो है उतना ही रहेगा, तो अर्थात जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपने मध्यमान स्थिति से गुजरता है उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य हो जाता है, वेग न्यूनतम होती है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 4। उस पर जो है कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक, उसका त्वरण शून्य हो जाता है और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है और वह क्या कहे वेग न्यूनतम नहीं बल्कि वेग जो है अधिकतम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। अल्फा किरणों की जो आयनकारी क्षमता है वो बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी।
दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? इसमें कह रहा है कि अल्फा किरणों की जो भेदन क्षमता है वो बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। गलत है। अल्फा किरणों की जो भेदन क्षमता है वो बीटा किरणों से क्या होती है? कम होती है। ठीक, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में लगाना है, अधिक से कम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो है आपकी पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद जो है आपका कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है। ऑप्शन ए हो जाएगा 3 4 2 है। 1 सेकेंड, 3 4 क्या है? हाँ, 3 4 1 2 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सोडियम, इसमें पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जस्ता। यह क्रियाशीलता का घटता क्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। उनमें से निम्न में से कौन सा उत्पाद शामिल है? तिरंगा बर्फी, थारू कढ़ाई, जरदोजी शिल्प, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है। ठीक है, इसके पहले तमिलनाडु था। इसमें अगर हम बात करें, तिरंगा बर्फी और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट जो है यह वाराणसी का है। थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी का। बेस और बाथ शिल्प जो है बरेली का है। जरदोजी शिल्प बरेली का। बेत और बाथ शिल्प और जरदोजी यह दोनों बरेली का है। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल जो है पिलखुआ हापुड़ का है। इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस कंपनी को अप्रैल 2024 में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। इसका पंजीकृत कार्यालय है नई दिल्ली में, और कारपोरेट कार्यालय है मुंबई में। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 2 4 सही है, चौथा गलत है। इसका कारपोरेट कार्यालय जो है, कारपोरेट कार्यालय मुंबई में नहीं बल्कि नोएडा में है। कहाँ पे है? नोएडा में। कारपोरेट कार्यालय नोएडा में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता को सुनिश्चित करना है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन अमृत सरोवर का प्रारंभ 24 जून 2022 को किया गया था। इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए जल संग्रहण और संरक्षण को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इस मिशन की शुरुआत जो है, इस मिशन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 24 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि भविष्य की पीढ़ी को जलग्रहण क्षेत्र के लिए 24 अप्रैल को किया गया था इसकी शुरुआत। ठीक है, न कि 24 जून को। ठीक है, 24 अप्रैल को इसकी शुरुआत की गई थी, 24 अप्रैल 2022 को, न कि 24 जून को। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इनाम का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को किया गया। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्वभारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह किसानों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ करता है, जिससे उसके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप उसकी कीमत मिल सके। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। सभी विकल्प जो है इनाम पोर्टल के बारे में सही है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की जो निर्गत प्रणाली है वह कौन सी है? अनुपातिक कोष प्रणाली, स्थिर विनिमय, पूर्ण परिवर्तनशीलता, या फिर न्यूनतम कोष प्रणाली। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूनतम कोष प्रणाली। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में सब पहले जो है अनुपातिक कोष प्रणाली का प्रचलन था, लेकिन 1956 में जो अनुपात कोष प्रणाली है इसको हटा करके न्यूनतम कोष प्रणाली को अपना लिया गया था। ठीक है, 1956 से, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि किसी के माता पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है तो उसके संतानों का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, ओ, ए, बी या फिर ए बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी हो सकता है। देखिए, अगर ए केवल माता का अगर ब्लड मिलता है तो केवल ए ग्रुप हो जाएगा, और केवल पिता का मिलता है तो बी हो जाएगा। अगर इन दोनों का मिले तो फिर क्या हो सकता है? ए बी हो सकता है, और इन दोनों ब्लड ग्रुपों का अगर इसमें योगदान ना हो तो ओ हो सकता है। ठीक है, तो मतलब चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंटरफेरॉन की खोज आइजैक्स और लिंडेनमान द्वारा किया गया था। इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वास्थ्य कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानव की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियाँ होती हैं। मानव में 14 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। मानव में दोनों अग्रपादों अर्थात हाथ में कुल 60 अस्थियाँ पाई जाती हैं। बाहों के कंधे पर जोड़ों वाले भाग को अंश मेखला कहा जाता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव में 14 जोड़ी पसलियाँ नहीं बल्कि 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। ठीक है, 12 जोड़ी 24 पसलियाँ। बी जो है वो गलत है। ब्रायोफाइटा संघ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनमें संवहन उत्तक तथा वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का पौधा जो है ड्रासोनिया है। ब्रायोफाइटा के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक नहीं होते। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रायोफाइटा के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है, सहायक होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित दलहनी फसलों में पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा के क्रम से, मतलब अधिक से कम में आपको व्यवस्थित करना है। उड़द, अरहर, मूंग, सोयाबीन। इसमें अगर हम देखें सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो पाया जाता है आपकी सोयाबीन में। सोयाबीन में लगभग 45% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और बात करें अगर मूंग की, इसमें जो है लगभग 25% पाया जाता है। ठीक है, 25%। उड़द में जो है 24% के आसपास पाया जाता है। और बात करें अगर अरहर की तो इसमें 20 से 21% प्रोटीन पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 4-3-1। तो 4-3-1-2। भातवाड़ी या फिर मारवाड़ी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? 1624 मुगलों और शिवाजी के बीच, 1652 मुगल और बीजापुर, 1624 मुगल और अहमदनगर, 1636 मुगल और गोलकुंडा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1624 में मुगल और अहमदनगर के विरुद्ध हुआ था, जिसमें मुगल इसमें विजयी हुए थे। और इसमें मुगलों का उस समय शासक कौन था? उस समय जो है मुगलों का शासक जो है उस समय परवेज जो है, इसमें इस युद्ध का नेतृत्व जो है मुगलों की तरफ से परवेज ने किया था। ठीक है, मुगलों की तरफ से इस युद्ध का जो नेतृत्व है परवेज ने किया था, और बीजापुर का जो नेतृत्व किया था वो महावत खान ने किया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक सेकंड, अहमदनगर का जो नेतृत्व है वो महावत खान ने किया था। डचों के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1595-96 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल पूर्व जगत में आ पहुंचा। 1602 ईस्वी में स्थापित डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को हालैंड सरकार द्वारा 51 वर्षों के लिए भारत में और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने और आक्रमण एवं विजय करने के संबंध में अधिकार दिया गया था। डचों ने भारत से मसाले के व्यापार को बढ़ावा दिया। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने से क्या किया था? मतलब व्यापारी जो चुंगी कर होता है उससे मुक्त कर दिया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है, तीसरा जो है ये भी आपका गलत है, तीसरा गलत है और चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा गलत क्यों है? इसमें क्या कह रहा है कि इसे 51 वर्षों के लिए भारत के पूर्वी के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, जो कि गलत है। यह जो अनुमति मिली थी वह 21 वर्षों के लिए मिला था। ठीक है, 21 वर्षों के लिए। और इन्होंने मसाले के व्यापार को बढ़ावा नहीं दिया। डच जो थे मसालों के व्यापार को पुर्तगालियों ने बढ़ावा दिया था। ठीक है, डचों द्वारा जो है भारत के जो सूती रेशमी वस्त्र कपड़े थे उनके व्यापार को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, तो पहला और चौथा जो है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी, पहला और चौथा सही हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध हुए निम्न विद्रोहों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खासी, चुआर, रंपा और कोल, इन्हें जो है सही रूप से सुमेलित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें खासी विद्रोह जो है यह 1828 से लेकर के 1833 तक हुआ था। ठीक है, और कोल विद्रोह की अगर बात करें, कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1828 से लेकर के कोल विद्रोह हो गया था आपका 39 तक। ठीक है, और उसके बाद है आपका रंपा विद्रोह जो है यह 1879 में हुआ था। चुआर विद्रोह जो है यह 1766 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2-1-4-3। निम्न घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सीधी कार्यवाही दिवस, संविधान सभा का चुनाव, कैबिनेट मिशन का आगमन, शाही नौसेना का विद्रोह। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ये शाही नौसेना का जो विद्रोह हुआ था यह जो है 18 फरवरी 1946 को हुआ था। ठीक, कैबिनेट मिशन का आगमन जो है यह हुआ था आपका 24 मार्च 1946 को।
24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मार्च जो है वो दिल्ली पहुंचा था 1946 को। संविधान सभा का जो चुनाव किया गया था यह जुलाई 1946 को किया गया था। और सीधी कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4321 ऑप्शन बी, 4321 ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय है लॉर्ड हॉर्डिंग था। डी.के. कर्वे द्वारा पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। ए.डी. गोरवाला समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना की गई थी? नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई या फिर सहकारी बैंक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसबीआई की स्थापना की गई थी ए.डी. गोरेवाला समिति के सुझाव पर, एसबीआई की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के ग्राहकों को एक शीघ्र शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष बैंकिंग लोकपाल नामक संस्था का गठन किया गया था? आरबीआई द्वारा इसका गठन किया गया था 1995 में। 1995 में आरबीआई द्वारा इसका गठन किया गया था। कैश काऊ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कैश काऊ का जो संबंध है वो शेयर बाजार से है। कैश काऊ का जो संबंध है शेयर बाजार से, और इसमें भी मुख्य रूप से वो शेयर जो बहुत अधिक लाभांश देते हैं, ठीक है, वो कंपनी जो बहुत अधिक है और लाभ देते हैं उन्हें जो है कैश काऊ की संज्ञा दी जाती है। वे शेयर जो बहुत अधिक लाभांश देते हैं, लाभ देते हैं, उन्हें कैश काऊ कहा जाता है। निम्नलिखित में से शेयर शब्द का संबंध जो है किससे है? समुदायों का पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, कार्बन के सामाजिक मूल्य, सूक्ष्म आवास या फिर किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, जो शेयर है यह समुदायों का पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम जो राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा की गई थी 2008 में। कार्बन व्यापार का संबंध क्योटो प्रोटोकॉल से है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ वन्यजीव पक्षी बिहार दिए गए और राज्य कारीवेली नहीं कालीवेली है। कालीवेली तमिलनाडु, चिनार केरल, सत्यमंगलम तमिलनाडु, पापीकोडा केरल। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पापीकोडा केरल नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में है पापीकोडा। ठीक, तो डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, कुछ स्थापत्य कला है और उसके निर्माणकर्ता, इन्हें जो है आपको सम्मिलित करना है। बुलंद दरवाज़ा, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा का जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। एतमादुद्दौले के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। ठीक है, तो आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने और दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 3 1 4 ऑप्शन बी। भक्तिकालीन संतों में से किस एक की रचना अभंग के रूप में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी नामदेव की रचना। और इनके द्वारा जो है वारकरी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से रहते थे महाराष्ट्र में। ठीक, और इनकी अगर हम बात करें तो यह जो है इस्लाम धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, मतलब इस्लाम धर्म से प्रेरित थे। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक बाबर से संबंधित नहीं है। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का, तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह, दीवान का संकलन, मछीवाड़ा का युद्ध, कलंदर की उपाधि। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मछीवाड़ा का युद्ध। मछीवाड़ा का युद्ध जो है यह 1555 में हुआ था और इससे जो है हुमायूं का संबंध है। किससे? हुमायूं का संबंध है इससे। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण कृति तुगलकनामा है? अलबरूनी, मिनहाज, अमीर खुसरो या फिर जियाउद्दीन वर्नी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्री ईत सिंह यह 670 ईस्वी में नालंदा आया था। हर्षवर्धन अपने आरंभिक जीवन में शैव था। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और हर्षचंद्र नामक नाटकों की रचना की थी। ह्वेन सांग 645 ईस्वी में चीन वापस चला गया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है गलत है।
इसमें कह रहा है कि हर्षवर्धन द्वारा प्रियदर्शिका, रत्नावली और हर्षचरित का रचना किया गया था, जो कि गलत है। ठीक है, हर्षचरित की रचना की अगर हम बात करें तो इसकी रचना जो है बाणभट्ट ने की थी। किसने की थी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित की रचना की गई थी। हर्षवर्धन द्वारा प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की गई थी। ठीक है, नागानंद की रचना की गई थी। तो सी आपका गलत हो जाएगा, अन्य विकल्प आपके सही हैं। प्राचीन संगम युग के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है? वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित था, वैदेशिक व्यापार भारतीय पक्ष में था। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, यह गलत है। संगम काल में भी सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होता था, तो उस समय भी सती प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लगभग 220 ईसा पूर्व में चीन की महान दीवार का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? देखिए, चीन की महान दीवार का निर्माण सी वांगटी ने करवाया था, सी वांगटी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए, इन्हें क्रम से आपको लगाना है। मामलुक वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत के उपरोक्त वंशों को सत्ता में बिताए गए वर्षों के आधार पर, मतलब सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया, उसके बाद किसने किया, इस आधार पर जो है आपको क्रम से लगाना है। तो इसकी अगर हम बात करें, सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश का अगर शासन देखा जाए, तुगलक वंश का शासन जो है 94 वर्षों तक लगभग इन्होंने शासन किया था। मामलुक वंश, इन्होंने लगभग जो है इनके द्वारा लगभग जो है 84 वर्षों तक शासन किया गया था। ठीक है, लोधी वंश द्वारा शासन किया गया था 76 वर्षों तक। ठीक, सैयद वंश द्वारा जो शासन किया गया था यह 36 वर्षों तक शासन किया गया था, और खिलजी वंश द्वारा 30 वर्ष तक शासन किया गया था। तो सबसे अधिक जो शासन है, सबसे अधिक शासनकाल जो है तुगलक वंश का है, लगभग 94 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 5, 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम खिलजी का है 30 वर्ष। दोनों याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक, सबसे कम इंपॉर्टेंट है। हरित लवक को कोशिका का रसोईघर कहा जाता है। इसमें मौजूद वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? हमारे भोजन में आहारी रेशे की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है, कोई सा भी गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? फ्रांसियम, एस्टेटाइन, जर्कोनियम या फिर ट्रिटियम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिरकोनियम जो है यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। रेडियो एक्टिव तत्व समानता देखिए, जिनका जो परमाणु क्रमांक है 80 से ऊपर होता है, वे सभी तत्व जो है रेडियो एक्टिवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, जिरकोनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 40 है। रक्त के प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन से हैं? ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन या फिर लिम्फोसाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिपैरिन। रक्त का प्रतिस्पंदन मतलब रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन। लेकिन शरीर के बाहर नहीं, शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने से हिपैरिन नामक जो एक पदार्थ पाया जाता है रोकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है कथन कारण दिया गया, सही आंसर का चयन करना है। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है, इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही और आरे की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से बेमेल युग का चयन कीजिए। पीनियल ग्रंथ मेलाटोनिन, थायराइड ग्रंथ थायरॉक्सिन, अग्नाशय गैलानिन और जनन ग्रंथ प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा विकल्प जो है इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तीसरा अर्थात अग्नाशय। अग्नाशय की अगर हम बात करें, इससे जो है इस इंसुलिन का स्त्रावण होता है। अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्रावण होता है, इंसुलिन का। ठीक है, इंसुलिन का स्त्रावण होता है। बाकी सभी विकल्प आपके सही हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूडोमोनास सोलेनिसेरम नामक जीवाणु में से किस रोग का कारक है? विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, बंची टॉप ऑफ बनाना, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन या फिर पोटैटो मोजैक रोग। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है सही है। एंजाइम वे होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन और कार्बनिक यौगिक या फिर फफूंद। एंजाइम जो है यह एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? मूल अधिकार असीमित नहीं है, मूल अधिकार असीमित नहीं है, मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प गलत है। मूल अधिकार असीमित नहीं है, आपका सही है। ठीक,
और मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, आपका गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसमें क्या पूछा है? गलत पूछा है ना, तो दूसरा जो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या क्या मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, गलत है। मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। और मूल अधिकार और सीमित नहीं है, इस पर युक्त प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। और इसमें पूछा है गलत, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत नहीं किया गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म प्रचार की, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की, ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 25 में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है? भाग आपके 19 में 370। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 20 अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक में द्विसदनीय प्रणाली नहीं है? अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या फिर चाइना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चीन में जो है एकात्मक सरकार, चीन में एकात्मक सरकार है, या कह सकते हैं कि एकात्मक पार्टी की सरकार है, जबकि द्विसदनीय प्रणाली अमेरिका, भारत और ब्रिटेन में देखने को मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। निम्नलिखित नियमों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सेवाओं पर कर का जो प्रावधान 88वां संविधान संशोधन, अनुसूचित जाति आयोग का गठन 61वां, मेघालय राज्य की स्थापना 28वां संविधान संशोधन, नगर पालिका 73वां। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, अन्य विकल्प आपके क्या है? गलत है। अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन किया गया था वह किया गया था 89वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक। मेघालय राज्य को, पूर्ण राज्य के मेघालय को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 22वां संविधान संशोधन द्वारा। नगर निगम या नगर पालिका की स्थापना का प्रावधान जो है वो 74वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो पहला सही हो जाएगा, अन्य विकल्प आपके गलत है। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 79वां संविधान संशोधन। और यह कब किया गया था? 1999 में, जिसके द्वारा जो है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टी कृष्णमाचारी ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित संरक्षणात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? संरक्षणात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किया गया प्रयास, किसी खास वर्ग को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना, गरीबी को आर्थिक सहायता प्रदान करना, या फिर वर्ग हित का संवर्धन करना। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने के लिए प्रयास करना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेक इन इंडिया, इन्हें जो है इनके जो इस योजनाओं की जो शुरुआत की गई थी उस क्रम में आपको लगाना है। तो इनकी अगर हम बात करें, सबसे प्रधानमंत्री जनधन योजना सबसे पहला जो है उसमें आ जाएगा आपका प्रधानमंत्री, एक सेकेंड, मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत की गई थी सितंबर 2014 में, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी अगस्त 2014 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत की गई थी मई 2016 में। और सांसद आदर्श, इसकी शुरुआत की गई थी अक्टूबर 2014 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2143। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? गहन पारिस्थितिकी, इसका प्रयोग जो है सबसे पहले अर्निस्ट नीस ने दिया था। पारिस्थितिकी नीसे जोसेफ ग्रीनेल। पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र होता है। पारिस्थितिकी पदछा भूमंडलीय हेक्टेयर। कौन सा विकल्प जो है गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी तंत्र बंद नहीं बल्कि यह एक खुला तंत्र होता है, ठीक है, खुला तंत्र होता है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय मुद्रा बाजार दीर्घकालीन कोष से संबंधित है। पूंजी बाजार में ऋण व अंशपत्रों के माध्यम से व्यापार होता है, जिसका नियमन नियंत्रण से भी करता है। कौन सा विकल्प जो है इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है पहला गलत है। दूसरा सही है पहला गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा सही पहला गलत। भारतीय मुद्रा बाजार दीर्घकालीन कोष से संबंधित है या नहीं? दीर्घकालीन में अल्पकालीन कोष से संबंधित है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन एक युग में सही सम्मिलित नहीं है? कानपुर चमड़ा उद्योग, मेरठ चीनी, वाराणसी सीमेंट, सहारनपुर कागज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सीमेंट उद्योग के लिए जो मुख्य रूप से फेमस है वो चुनार, कजराहट, मिर्जापुर और चुर्क व डल्ला राजहड़ी सोनभद्र, यह मुख्य रूप से सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ददरी पशु मेला बलिया में होता है, गोविंद साहब अम्बेडकर नगर, सोरो मेला बरेली, गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़। ऑप्शन सी जो है गलत है। सोरो मेला का जो आयोजन है वो कासगंज में होता है। कहाँ पे होता है? सोरो मेला का जो आयोजन है वो किया जाता है कासगंज में, ठीक है, कासगंज में। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा है? साक्षरता के हिसाब से उत्तर प्रदेश 29वें नंबर पे आता है, ठीक है। और अगर जनगणना 2001 की हम बात करें, जनगणना 2001 में यह 31वें नंबर पे था। निम्न में से कौन सा एक वाराणसी में स्थित नहीं है? भारतीय हथकरघा तकनीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, दीनदयाल हस्तकला संकुल, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। यह जो है आपकी रायबरेली में है, रायबरेली में। अन्य विकल्प आपके सही हैं। भारत में सकल मूल्यवर्धन जीवीए की अवधारणा इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2015-16 के बजट में। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कुछ अधिकरण दिए उसके स्थापना वर्ष। प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद 1969 में गठन किया गया था, कावेरी जल विवाद 1990 में, द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद 2008 और नर्मदा जल विवाद 1969। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। दूसरी बार जो कृष्णा नदी जल विवाद का अधिकरण का जो गठन हुआ था वो 2004 में हुआ था, 2004 में। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इससे तात्पर्य किसका है? इससे जो है किसका तात्पर्य है? यह जो है केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है जिसे नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयास से निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्दू दैनिक लखनऊ से प्रकाशित होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौमी आवाज़। ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप समूह को मेलानेशिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन इस मेलानेशिया द्वीप समूह में शामिल है? पापुआ न्यू गिनी, वनुआतु, फिजी, मार्शल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। पापुआ न्यू गिनी, वनुआतु और फिजी, ये सभी जो है मेलानेशिया के अंतर्गत आते हैं। जबकि अगर बात करें हम फिजी, बात करें अगर मार्शल द्वीप की, मार्शल द्वीप जो है यह माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। मार्शल द्वीप जो है एक माइक्रोनेशियाई देश है, जबकि पापुआ न्यू गिनी, वनुआतु और फिजी ये सभी जो है मेलानेशियाई देश है। ऑप्शन ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालयों में से कौन एक अयोध्या में है? चंद्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। यह जो है आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, यह जो है आपके स्थित है अयोध्या में, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यामो। यामो जापान में बहती है, ठीक है। बाकी काराबुरान की बात करें तो तारिम बेसिन मध्य एशिया में चलने वाली जो धूल भरी आंधी है, सिराको सहारा मरुस्थल में, फॉन जो है ये आल्प्स पर्वत में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फीबिया वर्ग का जीव नहीं है? मेढक, घड़ियाल, सालामेंडर या फिर यूफो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक सेकेंड, सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, घड़ियाल। घड़ियाल की अगर हम बात करें तो यह सरीसृप वर्ग में आता है। किस में आता है? सरीसृप वर्ग में, सरीसृप वर्ग में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वल्कनीकरण की क्रिया में रबड़ को निम्नलिखित में से किस एक के साथ मिलाकर के गर्म किया जाता है? रबड़ को जो है सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। सितंबर, तो यहाँ देखिए आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हैं। 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे जो सितंबर महीने के, ठीक है। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास किया गया था? वाराणसी में। सितंबर 2023 में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ, और जो आगामी G20 का 19वां शिखर सम्मेलन है वह कहाँ पे आयोजित होगा? इसका आयोजन किया जाएगा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। सितंबर 2023 में मनाए गए निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी रखा गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के संदर्भ में इस सूचकांक में पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड और भारत जो है 40वें नंबर पर है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40 और स्विट्जरलैंड पहले। सितंबर 2023 में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन जो है भारत में हुआ था।
सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। सितंबर 2023 में भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? थर्मन शनमुगरत्नम, ऑप्शन बी हो जाएगा। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई थी? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला सहारनपुर में रखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? रंगनाथ माधवन अध्यक्ष FTI का, राजेश नंबिया चेयरमैन नॉस्कॉम का, और के शांता कुमार निदेशक PTI के, सभी जो है सही हैं। सितंबर 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन है वो किया गया था इंदौर में। सितंबर 2023 में देश के पहले कार्टोग्राफी मानचित्र संग्रहालय का जो उद्घाटन है यह किया गया था मसूरी में। सितंबर 2023 में कानपुर स्थित एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर को लॉन्च किया गया, जिसका नाम जो है प्रबल है। इसका नाम क्या है? प्रबल। सितंबर 2023 में सिम्बैक्स 2023 का जो द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास है किसके बीच में हुआ था? भारत और सिंगापुर के बीच में, और यह एक द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास है। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को क्षेत्र अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मल ई बोरलांग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? यह पुरस्कार दिया गया था स्वाति नाइक को। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? इसका जो आयोजन है वो किया गया था आपके ग्रेटर नोएडा में। सितंबर 2023 में टाइम पत्रिका द्वारा 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची जारी की, जिसमें पहले स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट था। 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंदनी कृषक योजना का प्रारंभ किया गया, और प्रारंभिक चरण में कितने मंडल में इसे लागू किया गया था? पहले चरण में जो है इसे 10 मंडलों में लागू किया गया था। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम सौर शहर घोषित किया गया था? भारत का प्रथम सौर शहर घोषित किया गया था सांची को भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया था। सितंबर 2023 में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जो MS स्वामीनाथन है, इनका निधन हो गया। उनके बारे में कौन सा विकल्प सही है? उन्हें 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और 1987 में उन्हें खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही हैं MS स्वामीनाथन के बारे में। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? मास्टर कार्ड इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं रजनीश कुमार। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंफ्राविल समिट 2023 का आयोजन हुआ था? इंफ्राविल समिट 2023, इसका जो आयोजन है वो किया गया था लखनऊ में किया गया था। सितंबर 2023 में देश के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन यह किया गया था पणजी, गोवा में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जयपुर में। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव वाशिंगटन DC में। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही हैं। सितंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट को 2023 के लिए प्रसिद्ध 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है किसे? रवि कन्नन को। और सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, जिसके अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की सूची में सबसे स्वच्छ वायु किस शहर का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर का। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें हम लोग 150 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस टेस्ट सीरीज में हम लोग सॉल्व किए हैं GS पेपर फर्स्ट के। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दिया करें, और किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।